लिया चौपाल रे, सब बड़ा बडेरा, सब बड़ा बडेरा वो जी, सब लोग लगाया वो जी, पादरिया ने समझा वो जी। नमस्कार, चौपाल देखने वाले सभी दर्शकों का कार्यक्रम में स्वागत है। दर्शकों, आज के हमारे कार्यक्रम का विषय है पोषण अपनाओ, रोग दूर भगाओ। इस अभियान की शुरुआत माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिवस से शुरू हुई और 16 अक्टूबर तक ये पोषण माह चलने वाला है। इस अभियान के अंतर्गत कौन कौन सी थीम है, किन उद्देश्यों पर आधारित ये अभियान है और किन उद्देश्यों पर ये काम करेगा और कौन से अपने लक्ष्य प्राप्त करेगा, इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। और चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ में स्टूडियो में मौजूद हैं मनोरमा शर्मा जी। आप बाल विकास परियोजना अधिकारी हैं गोविंदगढ़ से। आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही हमारे साथ हैं विनय कुमार सिंह जी। आप राज्य सलाहकार हैं पोषण अभियान यूनिसेफ से। आपका भी कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। मैडम, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे मनोरमा जी कि पोषण माह चल रहा है, ऐसे में सबसे पहले ज़रूरी है कि हम ये जान लें कि पोषण अभियान की शुरुआत कब हुई और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। देखिए वंदना जी, पोषण अभियान या इसको हम कह सकते हैं राष्ट्रीय पोषण मिशन जी, इसकी शुरुआत सौभाग्य से हमारे राजस्थान से ही हुई है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने 8 मार्च 2017 को झुंझुनू जिले से इस अभियान की शुरुआत की थी। इस अभियान का जो उद्देश्य था वो ये था कि पोषण संबंधी समस्याएं, तो ये जो समस्याएं हैं इनको कैसे एड्रेस किया जाए, कैसे इनका समाधान किया जाए, कैसे इनका निराकरण किया जाए और जन सामान्य में इनके बारे में किस तरह से जागरूकता बढ़ाई जाए। तो एक तरह से स्वास्थ्य और प्रतिरोधक क्षमता होती है, इम्यूनिटी होती है, उसको बढ़ाने के लिए और पूरे परिवार में, पूरे समाज में इसके प्रति एक जागरूकता पैदा करने के लिए इस अभियान की शुरुआत की गई। तो यदि वैसे देखा जाए तो इस अभियान का जो मुख्य उद्देश्य था वो उद्देश्य ये था कि हमारे जो ये ग्रुप हैं, जैसे बालक बालिकाएं, छोटे बच्चे, गर्भवती महिलाएं और धात्री महिलाएं और विशेष रूप से किशोरी बालिकाएं जी, तो इनमें जो समस्याएं हैं जैसे एनीमिया की समस्या और इसके अलावा बच्चों में जो समस्या है वो होती है नाटापन, बोनापन या फिर उम्र के आधार पर उसका वज़न कम। तो इन सब समस्याओं को एड्रेस करना, इन सब समस्याओं का निराकरण करना और साथ ही साथ जो छोटे बच्चे जन्म लेते हैं जिनका जन्म के समय वज़न कम होता है जी, तो इन सब समस्याओं को एड्रेस करने के लिए और समाज में जागरूकता लाने के लिए इस पोषण अभियान की शुरुआत की गई। बिल्कुल, यानी कि हम ये कह सकते हैं मनोरमा जी कि समाज में इसके प्रति जागरूकता फैले और लोग इसके प्रति सजग रह करके अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख सकें। आपसे जानना चाहेंगे कि हर वर्ष पोषण माह की थीम रहती है, ठीक है, तो जानना चाहेंगे आपसे कि वर्ष 2025 में इस पोषण अभियान की क्या कौन कौन सी थीम इसके अंतर्गत शामिल है। जी, जैसे मैंने आपको बताया 2017 से हम ये अभियान चला रहे हैं और इस अभियान की एक बात ये है कि ये जो अभियान है हम वर्ष में 2 बार चलाते हैं। एक बार मार्च के महीने में जिसमें हम इसे बोलते हैं पोषण पखवाड़ा, 15 दिन का कार्यक्रम होता है और उसके बाद में सितंबर माह में हम इसको बनाते हैं, जो अब हम 17 सितंबर से 16 अक्टूबर को ये माह के रूप में मनाया जाता है जी। तो ये 2 बार मनाया जाता है और जैसे कि हम और आप सब जानते हैं कि बात करने से ही बात बनती है। बिल्कुल, तो इसका उद्देश्य ये है कि स्वास्थ्य के बारे में साल में लगभग 2 बार बात की जाए, समाज की महिलाओं से, समाज के बुजुर्गों से, बच्चों से, तो इन सब से बात की जाए। और इस बात करने के लिए हम हर साल एक थीम रखते हैं, एक मुख्य थीम और उसके साथ साथ में बहुत सारे सहायक थीम इसके होते हैं जी। जैसे हर घर पोषण, पोषण एक त्योहार। तो इस बार का जो हमारा मुख्य थीम है वो ये है स्वस्थ नारी सशक्त परिवार जी। मैं हमेशा जब भी किसी भी कार्यक्रम में जाती हूँ, अपनी महिलाओं से भी बात करती हूँ, तो मैं उनको यही कहती हूँ कि यदि एक महिला स्वस्थ है तो वो पूरा परिवार संभाल लेती है, लेकिन यदि एक महिला अस्वस्थ हो जाए, 2 दिन बीमार पड़ जाए, तो पूरा परिवार मिलके उसको नहीं संभाल पाता है। बिल्कुल, क्योंकि घर का प्रत्येक सदस्य
अपनी ज़रूरतों के लिए प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से महिला पर निर्भर रहता है। तो इसका जो मुख्य स्लोगन है ये इस बार है स्वस्थ नारी सशक्त परिवार जी। इसके अलावा हमने इसके 6 थीम लिए हैं। सबसे पहला थीम है मोटापा कम करना। आज हम देख रहे हैं कि जो कुपोषण है, तो कुपोषण की जब भी बात आती है हम लोग सिर्फ इतना सोच लेते हैं कि वज़न कम है या बच्चा कमज़ोर है, दिखने में दुबला पतला है, लेकिन आज जो समस्या हमारे सामने आ रही है वो एक समस्या है मोटापे की। आज शहरों में नहीं, गाँव में भी हमने ये देखा है कि बच्चों को हम कुरकुरे का पैकेट दिला देंगे, चिप्स का पैकेट दिला देते हैं, बिस्किट दिला देते हैं खाने के लिए, तो उससे क्या होता है, बच्चे का पेट भर जाता है क्योंकि टेम्पटिंग होती है चीज़ें, तो बच्चे का पेट भर जाता है, लेकिन उसको जो सही पोषण मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है और इस कारण बच्चे का वजन बढ़ जाता है, लेकिन बच्चा सुपोषित नहीं हो पाता है। तो सबसे पहला थीम हमने यही रखा है कि चीनी, खाद्य तेल, इन सब चीज़ों को अवॉइड करते हुए, थोड़ा अलग रखते हुए बच्चों में मोटापे की समस्या जो बढ़ रही है इसको एड्रेस किया जाए। जी। दूसरा जो थीम है इसका वो है शिशु और छोटे बच्चे, उसमें आहार जो पद्धतियां हैं उनमें परिवर्तन। इसमें हम मुख्य रूप से जैसे फोकस करते हैं कि 2 साल के बच्चे को माता स्तनपान करवाए। 6 माह तक तो हम ये बताते हैं कि बच्चे को सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग पे रखना है, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। उसके बाद में ऊपरी आहार देते हुए 2 साल तक उसको स्तनपान करवाना है। जी। तो ये जो सारी चीज़ें हैं और क्या खिलाना है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, क्योंकि इम्पॉर्टेंट चीज़ ये क्या खिलाना है। जी। भोजन ऐसा हो जो आसानी से उपलब्ध हो, आसानी से पाचन भी हो जाए और साथ साथ आसानी से जो है बनाया जा सके और भोजन के सभी अवयवों को वो अपने अंदर समाहित करता हो। जी। तो ये हमारा दूसरा थीम है। उसके बाद में जो तीसरा थीम हमारा आता है वो है बच्चों की देखभाल में और आहार पद्धतियों में पुरुष का क्या रोल हो सकता है, माने पुरुष की भागीदारी को बढ़ाया जाए। जब भी हम खाने पीने की बात करते हैं हमारे दिमाग में माता का चेहरा आता है कि माता रसोई में है, माता भोजन बना रही है, माता बच्चे को भोजन करवा रही है, खिला रही है। माता समझ लो, दादी समझ लो, सब जगह बिल्कुल स्त्री की ही भूमिका रहती है। ये थोड़ा सा एक जिसको बोलते हैं ना बिहेवियरल चेंज, तो ये हमारा लाने का उद्देश्य है कि पोषण के प्रति या बच्चे की देखभाल में माता की भी जो भूमिका है उतनी ही भूमिका पुरुष की भी है, पिता की भी है, दादा की भी है। तो हम कोशिश ये कर रहे हैं कि इस चीज़ को भी जोड़ा जाए। और इसके साथ में हमारा जो एक मुख्य उद्देश्य है आंगनवाड़ी पे कि बच्चों, अभी भी लोगों में यही धारणा है कि बच्चा क्यों आ रहा है आंगनवाड़ी में, बच्चा इसलिए आ रहा है कि वहाँ उसको पोषण मिलता है, वहाँ उसको दलिया, खिचड़ी, मुरमुरे, ये सब आहार दिया जाता है और इसके साथ साथ में एक जो है टीकाकरण किया जाता है। लेकिन अब हम इससे आगे बढ़ना चाह रहे हैं क्योंकि जो नई एजुकेशन पॉलिसी है NPE 2020, उसमें हमने आंगनवाड़ी पे बच्चों के, हालांकि हमारे राजस्थान में ये स्कीम पहले से चल रही है, बच्चों की पोषण के साथ साथ पढ़ाई भी हो। जी। तो ये थीम भी हमने एक बार रखा था पोषण माह का कि पोषण भी और पढ़ाई भी। बिल्कुल। और इसके अलावा अर्ली चाइल्डहुड केयर, इसके ऊपर भी हम लोग ध्यान दे रहे हैं। तो हम ये भी अवेयरनेस फैला रहे हैं कि आंगनवाड़ी आपके बच्चों के संपूर्ण विकास का एक केंद्र है। तो आप यहाँ तक जुड़े, आहार और स्वास्थ्य और साथ साथ में शिक्षा, ये सारी चीज़ें हम उनको वहाँ देने का प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल। मनोरमा जी, आप हमारे दर्शकों को बहुत ही अच्छे तरीके से आपने समझाया। विनय जी, आपसे यहाँ जानना चाहेंगे कि पोषण अभियान में किस तरह के लाभ हो रहे हैं? मैम, पोषण अभियान जब चलाए जा रहे हैं तो इसमें क्या है कि गांव के लोग जो है अपने सेवाओं के लिए आंगनबाड़ी केंद्र पे आ रहे हैं, क्योंकि मैम पहले ही बता चुकी है कि पोषण माह के दौरान जो मेन उद्देश्य है गांव के लोगों को, जो हमारे समुदाय में हैं, उनको जागरूक करना कि हमारी पोषण क्या है, हमारी पोषण स्थिति क्या है, बच्चे में के जो है पोषण में क्या मतलब उनकी अभी स्तर है। क्योंकि जब आंगनवाड़ी केंद्र में बच्चे आते हैं तो उनका लंबाई, ऊंचाई
और वजन लिया जाता है, उसके अनुसार जो है उनकी पोषण स्तर को निकाला जाता है। तो इससे क्या हुआ कि पोषण माह के दौरान सभी लोगों को, जितने भी हैं, चाहे उनके घर में बच्चे हैं या नहीं हैं, उनसे भी जुड़ते हैं। तो इससे ये हुआ कि जागरूकता फैला और पोषण का स्तर में सुधार आना शुरू हो गया है जी। और आंगनवाड़ी केंद्र पर भी लोग जो है आने लगे। जैसे मैम अभी जस्ट पहले बताई कि पुरुष का जिम्मेदारी, अभी तक क्या था कि आंगनवाड़ी केंद्र पे लोग सिर्फ यही जानते थे कि महिला और बच्चों का ही केंद्र है जी। लेकिन विगत कुछ वर्षों से ये देखा जा रहा है कि वहाँ पे पुरुष की भी भागीदारी हो रही है। और एक जो है परिवार में पुरुष का, अगर मान लीजिए कि आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चे का पोषण स्तर निकाला गया, उसमें ये अगर ये देखा जाता है कि ये कुपोषित है, तो खाने में मैम बताई कि विभिन्नता होना चाहिए, तो उसके लिए पुरुष ही लाएंगे जी। तो ये है कि पुरुष अगर जुड़ेंगे तो वो समझेंगे कि हमारे बच्चे, हमारे परिवार जो है, हमारी जो पत्नी है वो कमज़ोर हैं, गर्भावस्था में उनको क्या खिलाना है, नहीं खिलाना है, कैसे रखना है, क्या सपोर्ट करना है, तो उसका भी एक प्रभाव पड़ा है। और ये जागरूकता आने से गांव के ढानी ढानी तक जो है आंगनबाड़ी केंद्र और पोषण के संबंध में जागरूकता फैला है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि पुरुष को पूरी तरह से अपनी सहभागिता निभानी है, अपनी जिम्मेदारी निभानी है और हर तरह से महिला के साथ में वही भूमिका निभानी है जो एक महिला निभाती आई है परिवार में। आपसे जानना चाहेंगे मनोरमा जी कि जैसे कि बाल विकास वो है विभाग है, इसके अलावा और कौन कौन से विभाग हैं जो कि इस अभियान में शामिल हैं? देखिए, जो हमारा 5वां और छठा थीम है, तो 5वां थीम तो था हमारा लोकल फॉर वोकल जी। और जो छठा थीम है उसमें यही है अभिसरण मन कन्वर्जेंस और साथ में डिजिटाइजेशन। तो इसमें हमने जो 2 चीज़ें शामिल की है, तो अभिसरण का मतलब यही है कि हम किस तरह से सभी विभागों को मिलाते हुए, सब में समन्वय करते हुए किस तरह से बदलाव लाएं जी। तो इसमें जो मुख्य हमारे विभाग हैं, जैसे पंचायती राज विभाग है, जैसे शिक्षा विभाग है, शिक्षा विभाग के साथ में हमारा चिकित्सा विभाग है जो कि हमारा महत्वपूर्ण घटक है जी। इसके अलावा कृषि विभाग है, कृषि के साथ साथ PWD, और इसके अलावा वन विभाग है। तो ये जो सारे विभाग हैं जिनसे हम सहायता ले सकते हैं, शुद्ध पेयजल के लिए हम सहायता ले सकते हैं, तो इन सभी को एक प्लेटफॉर्म पे लाया जाए जी, ताकि वो आपस में कोऑर्डिनेट कर सके और अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से कौन सा विभाग पोषण में कैसे जिम्मेदारी निभा सकता है, तो इन सब विभागों को हम साथ में लाए हैं। जैसे एक पेड़ माँ के नाम अभियान है, तो इसको यदि हम देखें तो वन विभाग के साथ कैसे टाई अप करेंगे, तो माँ क्योंकि परिवार की कड़ी है और पेड़ क्योंकि पर्यावरण के लिए आवश्यक है। जिस पोषण की हम बात कर रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी भी कह चुके हैं कि सहजन की फली, ड्रमस्टिक, एक ऐसा पेड़ है जो आसानी से उग जाता है, प्रोटीन आयरन का बहुत अच्छा सोर्स है। तो ऐसे यदि हम लोगों में जागरूकता फैलाएंगे और एक एक पेड़ अपनी माँ के नाम पे लगाएंगे, जिससे हमारा अटैचमेंट होगा, लगाव होगा, तो पर्यावरण भी स्वस्थ होगा और साथ साथ में पोषण के प्रति जागरूकता भी बढ़ेगी। विनय जी, अक्सर पोषण अभियान में सुना जाता है कि तिरंगा थाली, इंद्रधनुष थाली, तो क्या है इनके अंतर्गत और किस तरह से इन थालियों को नाम दिया गया है, ये आप हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, तिरंगा थाली अगर देखा जाए तो हमारे जो राष्ट्रीय ध्वज है वो 3 कलर से बना हुआ है जी। हरा, सफ़ेद और केसरिया। लेकिन केसरिया में 2 कलर मिला हुआ है, लाल और पीला। तो अगर हम तिरंगा भोजन की बात करें तो हमारे 4 कलर को जो है ये बताता है कि हमारे भोजन में प्रतिदिन लगभग 4 कलर शामिल होना चाहिए। 4 कलर जब, तो इससे क्या है कि हमारे चावल हो गए सफ़ेद, दूध हो गए सफ़ेद, दही हो गए सफ़ेद, और हरे में जितने हरे पत्तेदार शाक सब्जी हैं वो शामिल है। दालें, जितने भी दालें हैं अधिकतर हम लोग देखते हैं कि या तो वो केसरिया होता है या लाल या पीला होता है। तो हमारे भोजन में अगर तीनों मिलेंगे तो हमारे प्रचुर मात्रा में प्रोटीन और पोषण तत्व जो है वो शरीर को प्राप्त हो जाएंगे। तो इसलिए हम लोग बात करते हैं कि तिरंगा भोजन शामिल करना चाहिए जी। मैडम अभी पहले भी बता चुकी है कि इस बार जो है थीम है कि चीनी और नमक। तो हम लोग को अब जो है थोड़ा सा चीनी और नमक कम करना होगा, क्योंकि बच्चे में मोटापा भी अधिक आ रहा। तो ये कुपोषण का एक ये भी कारण है कि अधिक मोटापा भी होना एक कुपोषण है जी।
बिल्कुल। आपसे जानना चाहेंगे मैम कि जब कोई महिला गर्भावस्था की स्थिति में होती है तो वो चाहती है कि उसका बच्चा स्वस्थ पैदा हो। अब जब बच्चा स्वस्थ हो तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो खान पान बहुत अच्छा से रखे। तो किस तरह का खान पान उस महिला के लिए होना चाहिए कि जब गर्भावस्था के दौरान उसके बच्चे का मानसिक और शारीरिक दोनों विकास बहुत अच्छे से हो सके? तो किस तरह का खान पान होना चाहिए? देखो वंदना जी, वैसे तो कहते हैं कि गर्भावस्था में जो स्त्री का मन करे वो उसको वही खाना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ हम ये ज़रूर देख लें कि जैसे कि तिरंगा थाली, इंद्रधनुष थाली की हम बात कर रहे हैं, तो उसकी जो थाली है या उसका जो भोजन है उसमें सभी तत्व, चाहे वो मिनरल्स हो, चाहे वो प्रोटीन हो, कैल्शियम हो, फैट्स है, कार्ब्स हैं, तो मैंने सभी चीज़ों का एक संतुलित मिश्रण होना चाहिए। और जहाँ तक पानी की बात करें तो हाइड्रेटेड रहना चाहिए, तो पानी भी अच्छे से पीना चाहिए। तो ये है। और दूसरी इम्पॉर्टेंट बात है कि वो बार बार खाए जी, क्योंकि हमारे यहाँ जनरली एक ट्रेंड है कि सुबह खाना खा लिया, शाम को खाना खा लिया, स्पेशली गाँव में यही ट्रेंड है। लेकिन अब उसको ये ख्याल रखना चाहिए कि वो उसके ऊपर एक जान की नहीं 2 जान की जिम्मेदारी जी। तो मेरी जो ये है रिक्वेस्ट यही है कि बार बार भोजन करें, जैसा भोजन आपको पसंद हो वैसा करें। और जो हमारा 5वां थीम है लोकल फॉर वोकल, उसको ज़रूर शामिल करें। हम लोग जब भी कहते हैं कि पोषण की बात करते हैं, प्रोटीन की बात करते हैं, तो हमारे दिमाग में क्या ख्याल आता है? ड्राई फ्रूट्स खाना चाहिए, महंगे फल खाना चाहिए। जबकि हमारे यहाँ जो लोकली आसानी से अवेलेबल चीज़ें हैं, जैसे बाजरा है, जैसे गुड़ है, चना है, मूंगफली है, हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, ये भर भर के और हमें पूरे संतुलित आहार का मार्ग दिखाती है। तो हम चाहते हैं कि इस चीज़ को जोड़ा जाए कि वही खाएं जो आपको पसंद है, वही खाएं जो आपके यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि प्रकृति ने हर जगह हर चीज़ उपलब्ध करवाई है। लेकिन क्योंकि सोशल मीडिया का इफ़ेक्ट मान लीजिए या फिर थोड़ा सा हमारी सोच मान लीजिए कि हम शायद ये भूल बैठे हैं कि जो हमारे यहाँ बाजरा उपलब्ध है, जो मक्का है, जो खीच हम खा रहे हैं, जो राबड़ी हम खा रहे हैं, जो रोटी बनाकर खा रहे हैं, जो पालक का साग खा रहे हैं, तो इन सब में आयरन, कैल्शियम, सभी चीज़ें भरपूर मात्रा में मिलती है जी। तो मेरा तो यही मानना है कि जो आपको आपके आसपास अवेलेबल है उन चीज़ों को अपनी थाली में शामिल करें, थाली को कलरफुल बनाएं, बार बार खाएं। और बार बार खाने के साथ साथ जो सप्लीमेंट आपको मेडिकल से मिल रहे हैं, विशेष रूप से जैसे आयरन की गोलियां, कैल्शियम, मल्टीविटामिन, इन सबको खाएं, समय समय पर टीकाकरण कराएं और हमेशा यह सोचकर खाएं कि हम पर 2 जान की जिम्मेदारी है। बिल्कुल। तो गर्भवती कोई कारण नहीं है कि गर्भवती का जो बच्चा है वो तंदुरुस्त पैदा नहीं हो। बिल्कुल, क्योंकि जब माँ बहुत अच्छा खाएगी तो उसका असर उसके बच्चे पे रहता है। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि जब बच्चा स्कूल में शिक्षा लेने जाता है तो उसके लिए ज़रूरी है कि उसका पोषण बहुत अच्छा होगा तो उसका स्वास्थ्य अच्छा होगा। तो थीम है कि पोषण भी पढ़ाई भी, इसमें क्या व्यवस्था है? मैम, ऐसा है कि जब पोषण भी और पढ़ाई भी थीम का अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ 2 तरह से जो है शिक्षा और ECD पे ध्यान दिया गया जी। पहला ये है कि नवचेतना एक भारत सरकार ने गाइडलाइन जारी किया है, जिसके तहत 9 महीना जब बच्चा माँ के पेट में आता है उस समय से 3 साल तक जब बच्चे का उम्र होता है तब तक नवचेतना के द्वारा उनके बच्चे को ये मतलब जो है कैसे विकसित होगा, कैसे विकास होगा, उनका मानसिक विकास, क्योंकि अधिकतर ये देखा गया है कि माँ के पेट में ही बच्चे का जो है मानसिक विकास हो जाता है, ब्रेन का डेवलपमेंट हो जाता है। तो इसके लिए है कि पोषण 3 साल तक तो बच्चे को जो है ना घर पे जो उनके देख रेख कर रहे हैं उनको जो है हमारे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता नवचेतना के द्वारा बताती है कि उसको क्या क्या करना है, कैसे करना है, उसके सारे ये जो है काउंसलिंग के द्वारा उनको बताते हैं जी। अब 3 साल से जब ऊपर होते हैं तो हमारे आंगनवाड़ी केंद्र पे बच्चे को जो है शिक्षा दिया जाता है और उस शिक्षा मतलब लर्निंग होता है कि स्कूल जाने के लिए तैयार किया जाता है उनको कि कैसे आप स्कूल में जाओगे, तो उनको बैठना सिखाया जाता है, उनको शिष्टाचार सिखाया जाता है, कैसे बात करोगे, और खेल खेल में उनको बहुत से जो है शिक्षा की बात बताई जाती है जी। तो और साथ ही साथ उनको पोषण के बारे में बताया जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ आंगनबाड़ी केंद्र पे जो है ना दिन में उनको हॉट कुक मील भी दिया जाता है, गर्म पोषण, ठीक है। तो ये है, और जो बच्चे 6 माह से नीचे के हैं उनके लिए THR भी दिया जाता है। तो पोषण भी पढ़ाई भी एक तरह से आंगनबाड़ी केंद्र का ये धूरी है। बिल्कुल।
मनोरमा जी, आपसे जानना चाहेंगे कि प्रचार प्रसार के लिए किस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं, और इस बार के लिए हम बात करें कि इस वर्ष की जो थीम है उसमें भी ना एक थीम है कि प्रचार प्रसार के लिए, उसमें किस प्रकार की व्यवस्थाएं बनाई गई हैं? प्रचार प्रसार के लिए सबसे पहले तो हम आपका दूरदर्शन का धन्यवाद देना चाहेंगे कि इन्होंने हमें आमंत्रित किया और पोषण माह के बारे में हमने चर्चा करी। तो प्रचार प्रसार में यही है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के माध्यम से, विभिन्न विभागों के माध्यम से, और अभी जो हमारे ग्रामीण सेवा शिविर, शहरी सेवा शिविर चल रहे हैं, इनको भी हमने पोषण माह के साथ जोड़ा है। तो उसमें विभिन्न विभाग आएंगे, लोगों का फुटफॉल ज़्यादा होगा, तो हमारे विभाग भी उसमें काम कर रहे हैं ताकि पोषण माह के बारे में भी हम इन शिविरों में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दे सकें। इसके अलावा सोशल मीडिया है, प्रचार जो है, प्रिंट सामग्री है, हम लोग आंगनवाड़ियों के माध्यम से गाँवों में रैलियों का आयोजन करवाते हैं, और एक हमारे होते हैं सामुदायिक कार्यक्रम जी, जैसे कि जन चेतना स्वास्थ्य दिवस होता है, गर्भावस्था परामर्श दिवस होता है। तो इन सब जो सामुदायिक कार्यक्रम हम मनाते हैं उसमें हम सभी गांव वालों को आमंत्रित करते हैं, उन्हें इकट्ठा करते हैं और इस बारे में हम बात करते हैं जी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी फैल सके। जी। विनय जी, आपसे जानना चाहेंगे कि पुरुष होने के नाते आप पुरुष की भूमिका किस प्रकार से देखते हैं? बच्चे और महिलाओं को विकास मतलब स्वास्थ्य का अगर देखभाल में पुरुषों का जिम्मेदारी होना बहुत ज़रूरी है जी, क्योंकि अगर पुरुष की जिम्मेदारी नहीं होगी तो परिवार में मतलब संतुलन नहीं बन पाता। संतुलन नहीं बनेगा, और वो जो है क्या कि सिर्फ महिलाएं ही, मैंने पहले भी बताया कि महिलाएं ही आंगनबाड़ी केंद्र या इम्यूनाइजेशन के लिए बच्चे को जो है टीकाकरण कराने के लिए हॉस्पिटल ले जाएं या हेल्थ सब सेंटर ले जाएं, तो पुरुष का होना ज़रूरी है। अगर पुरुष का, और आज भी अगर देखा जाए तो थोड़ा जो है पुरुष का वर्चस्व जो है ये होता है ले जाने के लिए, क्योंकि उनके पास साधन होते हैं। गांव की महिलाएं आज भी जो है ना स्कूटी या कोई साधन उपलब्ध नहीं होता है, तो पुरुष का तो जिम्मेदारी होना चाहिए जिससे कि उनको आने जाने में, और कोई भी अगर बच्चे का स्वास्थ्य का देख रेख क्या है तो वो सामान जैसे उनके लोकल स्थानीय कोई खाद्य पदार्थ हैं जो उनके घर में नहीं है लेकिन बगल में है तो वो लाके खिला सकते हैं। बिल्कुल। तो पुरुष का जिम्मेदार तो मतलब बनना चाहिए हमारे हिसाब से। जी, मनोरमा जी, आपसे जानना चाहेंगे कि इस अभियान के अंतर्गत एक आम आदमी की किस तरह से भूमिका होनी चाहिए, और अगर आम आदमी इसमें किसी भी तरह से सहभागिता निभाता है तो वो किस प्रकार से निभा सकता है? देखिए, मुख्य रूप से ये अभियान ही हम सब आम आदमियों के लिए चला रहे हैं। तो सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि हम हर घर तक अपनी पहुंच बनाएं। बिल्कुल। जब तक हम अपनी बात को हर घर तक नहीं पहुंचाएंगे, आम आदमी उससे जुड़ा हुआ महसूस नहीं करेगा। और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण रोल है वो है हमारी आंगनवाड़ी वर्कर का, क्योंकि हमारे गांव में हमारी आंगनवाड़ी हर परिवार को किसी न किसी माध्यम से अच्छी तरह से जानती है। तो इसी के लिए ये कार्यक्रम जो है इसका आयोजन किया जा रहा है कि हम 30 दिन का एक टाइम टेबल बनाते हैं, एक चार्ट बनाते हैं कि हर दिन हम क्या कार्यक्रम करेंगे, और उन कार्यक्रमों में हम समाज को जोड़ने की कोशिश करते हैं। और हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि माँ और दादी के साथ साथ पिता और दादा को भी उन कार्यक्रमों में आमंत्रित किया जाए। जी। तो हम उन कार्यक्रमों में आमंत्रित करते हैं। अच्छा, हमने जो अब शुरू कर रखा है वो है टेक्नो बेस्ड, माने तकनीक पे आधारित हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं। ये सिस्टम, ये भी एक इस अभियान की एक बड़ी विशेषता है। तो इसमें हम लोग बच्चों की ग्रोथ मॉनिटरिंग करते हैं, बच्चों का लंबाई लेते हैं, वज़न लेते हैं, और हम ये कोशिश करते हैं कि माता पिता के सामने वो लंबाई वज़न लिया जाए। और फिर उसके बाद में उसको जब हम दर्ज करते हैं तो हम ये बताते हैं कि देखो आपके बच्चे की लंबाई इतनी है, वज़न इतना है, और कैटेगरी होती है उसमें कि जैसे ग्रीन कैटेगरी में आ रहा है, ऑरेंज कैटेगरी में आ रहा है, या रेड कैटेगरी में, मतलब किस कैटेगरी में आपका बच्चा जा रहा है। जी। तो हर महीने जब हम ये ग्रोथ मॉनिटरिंग करते हैं, पेरेंट्स को बताते हैं, तो उनकी भी एक अवेयरनेस बढ़ती है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल दूं कि मेरे एक गांव में एक बच्चा कुपोषित था। जब मैंने 5 पेरेंट को बुलाया, 4 के बच्चे ग्रीन कैटेगरी में आ रहे थे, एक बच्चा जो था ऑरेंज कैटेगरी में आ रहा था। तो मैंने कहा देखो, हालांकि आपका बच्चा आपको स्वस्थ लगता है, खेलता है, सब कुछ ठीक है, लेकिन फिर भी आपका बच्चा इन बच्चों की तुलना में कमज़ोर है। जी। तो हमने उसकी स्वास्थ्य की काउंसलिंग की कि आप बच्चे को बार बार खिलाएं,
आप बच्चे को पैक्ड फूड के बजाय घर में बना हुआ खिलाएं। घर में 4 लोग हैं, 4 लोग जब खाना खाते हैं तो उसको साथ खिलाएं ताकि उसके खाने की आदतें विकसित हो सके। तो जब हमने ये काम किया उसके बाद में उसके वज़न में इजाफा हुआ। तो फिर मैंने उसकी माता को फ़ोन करके बोला कि आपका बच्चा खा रहा है कि नहीं। तो उसने मुझे ही बोला कि अजी मैडम अब तो मैं ना मोरिंग डाल के रोटी बना रही हूं। बिल्कुल बिल्कुल परिवर्तन देखा गया। बिल्कुल। तो ये परिवर्तन देखा गया। तो ये जुड़ाव जब भी आता है जब आप गांव के हर व्यक्ति तक अपनी अप्रोच बना। और ज़रूरी है कि स्वस्थ रहने के लिए हमारा पोषण बहुत अच्छे से होना चाहिए। मनोरमा जी आप और रवीना जी आप हमारे कार्यक्रम में आए, आपने हमारे दर्शकों को इतनी अच्छी जानकारी से अवगत कराया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शकों आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ में। आप देखते रहिए DD राजस्थान। नमस्कार।